इतिहास का एक ऐसा महान राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने के लिए अपने सामने आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया। और जो भी इंसान या साम्राज्य उसके सामने आया करते थे उनका कुछ ऐसा हाल हो गया। और ये इंसान इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने अपने दुश्मनों को काफी बेरहमी से जान से मारा और सभी लोग इससे थर थर कांपते थे। और ये सारा नजारा देखने के बाद वो ये कहता है कि फाइनली मैं एक महान और शक्तिशाली राजा बन चुका हूँ। लेकिन जब वो अपने सामने अपने आर्मर को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई बीमारी है। जिसके बाद वो खुद को पानी के अंदर पाता है जहाँ पर वो डूब रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसका अंत है। जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और अब ये बंदा एक छोटा सा बच्चा बन चुका है। अरे वाह, देखो हमारे घर में एक छोटा सा बेबी हुआ है। वैसे मैं तुम्हारा डैड हूँ और मेरा नाम है रेनॉल्ड और ये है तुम्हारी माँ एलिस। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो ये सोच रहा होता है कि मैंने इतिहास में इतनी सारी जंगें जीती, वो भी सिर्फ इसीलिए कि मैं एक बच्चे के रूप में दोबारा से पुनर्जन्म ले सकूं। और अब ये दोनों अपने बच्चे को उठा लेते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इस बच्चे का नाम है आर्थर। उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता और वही सोचता है मुझे कुछ भी करके इस बॉडी से बाहर निकलना होगा। और ये सोचते ही उसकी पॉटी निकल जाती है पर उसकी माँ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। लेकिन तब अचानक कुछ होता है और तभी आर्थर कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो ये देखता है कि उसके डैड यानी कि रेनॉल्ड मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय के बाद हम ये देखते हैं कि रेनॉल्ड काफी बड़े बड़े स्पेल्स यूज कर रहे होते हैं। आर्थर ये सारा कुछ देख रहा होता है और साथ में इन सारी चीजों से नॉलेज भी गेन कर रहा होता है। चलो आर्थर, तुम्हारे अब सोने का टाइम है। और जिसके बाद वो अपने पास्ट को याद करता है कि वो अपने पिछले जीवन में कभी भी चैन से सो नहीं पाया क्योंकि हर समय कोई ना कोई असैसिन उसे मारने के लिए तैयार रहा करता था। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर ने रेंगना शुरू कर दिया होता है और जैसे ही वो मिरर के सामने आता है तो वो ये देखता है कि ये मैं हूँ, लेकिन अभी मैं इस बॉडी में कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर दोबारा से इसके सोने का टाइम हो जाता है। एलिस इसे सुलाकर अपने काम में लग जाती है लेकिन ये बच्चा काफी चालाक होता है जो कि अपने छोटे छोटे पैरों से लाइब्रेरी की ओर चला जाता है जहाँ से वो ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। अब वो इस बॉडी की जियोग्राफी को चेक करता है और उसे ये पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर 3 तरह के किंगडम्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है ड्वार्फ्स, दूसरा एल्व्स और तीसरा वो किंगडम जहाँ पर इंसान रहते हैं। अब वो एक और बुक को बाहर निकालता है और ये बुक मैजिक की होती है। इस वर्ल्ड में इतना समय बिताने के बाद आर्थर को ये बात तो रियलाइज हो जाती है कि वो जिस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो वर्ल्ड काफी अंडर डेवलप्ड है। लेकिन वो इस वर्ल्ड में एक चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस है और वो है माना पावर जो कि ह्यूमंस के अंदर एग्जिस्ट करती है जिससे वो मैजिकल स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इस माना को कंट्रोल करने की पावर हर किसी के पास नहीं होती। हर 100 इंसानों में से किसी एक के पास ही ये पाई जाती है। और इस वर्ल्ड में माना की पावर को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। पहली है ऑगमेंटेशन और दूसरी है कॉन्ज्यूरिंग। ऑगमेंटेशन एक ऐसी स्किल है जिससे कि इंसान की बॉडी खुद ही एक आर्मर की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग हो जाती है। और कॉन्ज्यूरिंग से उसकी मैजिकल पावर्स भी काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट आर्थर के लिए नया नहीं होता क्योंकि ऐसा ही कॉन्सेप्ट उसके पुराने वर्ल्ड में भी था जिसके ऊपर आर्थर पहले से ही बहुत रिसर्च कर चुका होता है। और जब वो ये सारा कुछ करने ही वाला होता है तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है। अरे आर्थर बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुमने दोबारा से पॉटी कर दी है। अरे क्या यार, मैंने पॉटी नहीं की है। और ऐसे ही काफी लंबा समय गुजर जाता है और आर्थर भी अब काफी बड़ा हो चुका होता है। पर एलिस इस बात से काफी परेशान होती है कि आर्थर ने अभी तक एक बार भी स्माइल नहीं की है। इसके बाद हम रेनॉल्ड को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को तलवार चलाना सिखा रहा होता है जबकि उसका बच्चा ठीक से खड़ा होना भी नहीं सीख पाया है और ये उसे तलवार चलाना सिखा रहा होता है। अब उसकी मॉम उसे लेकर बाजार आ जाती है और आर्थर को भी यहाँ पर आना काफी ज्यादा पसंद होता है क्योंकि वह यहाँ पर अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ घूमते हुए वह अलग अलग तरह की क्रिस्टल्स को देखता है और यहाँ तक कि वो मैजिक शोज भी देखता है जो कि उसके लिए काफी कमाल के होते हैं। और जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो आर्थर काफी थक जाता है। उसकी माँ उसे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोबारा से सोने का टाइम हो चुका है। आर्थर के लिए ये सारा कुछ एकदम नया होता है क्योंकि पुराने वर्ल्ड में उसे कभी भी ऐसा प्यार नहीं मिला। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जब रेनॉल्ड अपनी पावर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आर्थर भी ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड होता है कि उसके डैड काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो अपने मैजिक से सामने की सारी चीजों को हिला देते हैं। अभी उसे ये सब देखने में मजा आना शुरू ही हुआ होता है कि तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है चलो बेटा, तुम्हारे दोबारा से सोने का टाइम हो चुका है। अरे यार, फिर जब वो लाइब्रेरी के सामने से जा रहा होता है तो वह जिद करना शुरू कर देता है कि उसे ये बुक पढ़नी है। लेकिन उसकी माँ उसे मना कर रही होती है पर वो अपना मासूम चेहरा दिखाता है और उसकी माँ मान जाती है। जिसके बाद वो जाकर इन बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है। वो दोबारा से कंसंट्रेट करने लगता है और अपनी बॉडी का सारा माना एक पॉइंट पर फोकस कर रहा होता है। उसकी बॉडी में जितने भी माना फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सारे एक जगह पर कलेक्ट होने लगते हैं और इस बार वो अपनी माना को कंट्रोल करने के काफी करीब होता है। उसे ऐसा लगता है कि इस बार वो ये कर लेगा। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। रेनॉल्ड उसकी ओर दौड़ता है लेकिन इससे भी उसकी पीठ काफी जल जाती है और आर्थर अब भी घर के अंदर ही होता है। जब ये दोनों
अंदर जाकर देखते हैं तो दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा यानी कि आर्थर हवा में लेविटेट कर रहा होता है। उसकी बॉडी के सेंटर में एक ब्राइट लाइट ग्लो कर रही होती है। ये सारा कुछ देखकर रेनॉल्ड समझ जाता है कि आर्थर ने इतनी छोटी उम्र में अपनी माना कोर को कंट्रोल कर लिया है। जिसके बाद वो नीचे आ जाता है। रेनॉल्ड अपनी वाइफ से कहता है हमारा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, और फिर हमें आर्थर का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो किंग ग्रे था। यहीं एक काफी बड़ी काउंसिल बैठी हुई होती है और उनके सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो कि किंग ग्रे से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। उस बंदे ने किंग ग्रे को मारने की कोशिश की थी। पास में उसकी फैमिली भी खड़ी होती है और वो किंग से कहता है प्लीज महाराज मुझे माफ कर दो और मेरी फैमिली को छोड़ दो। तो उससे काफी सख्ती से पेश आया जाता है। ये अटैक उसकी वाइफ और बच्चे पर हुआ था और उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। इसके बाद काउंसिल के मेंबर्स ये बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हारी फैमिली दोबारा से सिटी में जाती तो वहाँ पर सभी लोग उन्हें परेशान करते। अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन उस बंदे की आंखों में आंसू होते हैं। यहीं से हमारा सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर आर्थर अपने डैड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके डैड उसे एक ग्लव देते हैं, लेकिन आर्थर उसे न लेकर एक वुडन स्वॉर्ड को चुनता है। उसके डैड के पास भी एक वुडन स्वॉर्ड होती है जिसमें वह अपना माना डालना शुरू कर देते हैं। आर्थर भी ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो भी कुछ ऐसा ही करने का ट्राई करता है, क्योंकि हमारा बच्चा काफी खास है और हमें इसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना होगा। इसे एक अच्छे टीचर की जरूरत है ताकि ये आगे चलकर एक काफी स्ट्रॉन्ग मैच बन सके। एलिस ये सारी बातें सुनने के बाद पागल हो जाती है। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये एक छोटा सा बच्चा है और तुम इसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना चाहते हो? रेनॉल्ड उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है। अरे ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। लेकिन एलिस मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि माँ तो माँ होती है और वो अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं देख सकती। आर्थर ये सारा कुछ देखकर सोचता है ये दोनों तो सच में बेवकूफ हैं। क्यों ना मैं इन्हें एक तीसरा आइडिया दे दूं? सुनो, आप दोनों भी मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद वो दोनों भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। सच में हमारा बच्चा तो काफी यूनिक है। और अब ये सारे जल्दी से तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ये सारे बाहर आते हैं तो यहाँ पर पहले से ही एक पार्टी आई होती है। इस पार्टी का नाम होता है ट्विन हॉर्न्स और ये वही पार्टी है जिसके अंदर रेनॉल्ड और एलिस पहले काम किया करते थे। इन सभी के बीच में एक काफी अच्छा बॉन्ड भी है। आर्थर इन सभी से पहले मिल चुका होता है, लेकिन उस टाइम वो एक छोटा बच्चा था। अब वो इन सभी से काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहा होता है। ये सारे भी उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आर्थर अब पहले से काफी बड़ा हो चुका होता है। जिसके बाद वह सबसे पहले एडम से मिलता है और फिर एंजेला उसे गले से लगा लेती है। ये आर्थर को काफी अजीब लग रहा होता है। अरे यार छोड़ दो मुझे। लेकिन तभी इस पार्टी का एक और मेंबर आकर उसे बचा लेता है। इस पार्टी में दो और लड़कियां होती हैं जिनका नाम है जैस्मिन और हेलन, और जिसने आर्थर को एंजेला से बचाया होता है उसका नाम होता है डॉर्डन। तो चलो टाइम आ चुका है सिटी के लिए निकलने का। जिसके बाद ये सारे अपने अपने कैरेज में बैठकर वहां से सिटी के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ आर्थर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ होता है। ये लोग आगे जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और थोड़ा बहुत आराम करते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर काफी सारे वुल्व्स आ जाते हैं जो कि इन सभी पर हमला कर देते हैं। आर्थर वहीं बैठा हुआ होता है और वह समझ जाता है कि एंजेला और डॉर्डन दोनों कॉन्ज्यूरर्स हैं और बाकी के 3 मेंबर्स ऑगमेंटर्स। इसके बाद ये सभी मिलकर उन सारे वुल्व्स को हरा देते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। रेनॉल्ड के हाथ में चोट लगी होती है और जैसे ही एलिस उसे हील करने के लिए उसके पास जाती है, हेलन उसे रोक देती है, अभी रुक जाओ। जिसके बाद ये सारे लोग अपने आसपास के एरिया को चेक करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि आसपास का एरिया बिल्कुल सेफ है तो वही कहते हैं अब कर सकती हो। जब एलिस रेनॉल्ड को हील कर रही होती है तो आर्थर ये देखकर समझ जाता है कि उसकी माँ एक स्पेशल तरह की मैज है और उनके पास जो पावर्स हैं वो काफी रेयर होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके पीछे हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ एक छोटे से घर में रहती हैं। इसके बाद ये सारे आराम से खाना पीना खत्म कर देते हैं और सोने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी एडम कहता है अरे सुनो यार, अगर तुम्हें कोई टेंशन ना हो तो क्या मैं थोड़ी देर आर्थर के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और एडम के बीच एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है। एडम अपना वेपन तैयार करता है और उसके अंदर माना भर रहा होता है। इस तरफ आर्थर ने भी अपनी वुडन स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वो भी उसमें अपना माना कंसंट्रेट कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में भी माना आ जाता है। जिसके बाद वह फुल स्पीड से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर एडम भी काफी शॉक्ड हो जाता है। आर्थर उसके पीछे आता है और जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है, एडम इस अटैक को रोक लेता है। लेकिन आर्थर की बॉडी छोटी होती है तो वो इस अटैक को झेल नहीं पाता और आसमान में उड़ जाता है। तभी एंजेला अपना मैजिक कास्ट करती है और आर्थर को बचा लेती है। इसके बाद सारे के सारे लोग एडम पर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। अबे ओए गधे, वो एक छोटा सा बच्चा है और तुम उस पर इतने हार्श कैसे हो सकते हो। एडम कहता है बच्चा? वो बच्चा नहीं है, वो एक बीस्ट है। पावर देखी उसकी कितनी ज्यादा है। अब जैस्मिन उसके पास आ जाती है। क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो कि तुमने ये कैसे किया? और फिर ये सारे दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये जर्नी काफी लंबी होती है तो आर्थर बीच बीच में अपने डैड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ में एडम और उसकी टीम के साथ भी। उसने हेलन से बो और एरो की टेक्निक भी सीख ली होती है। वो जैस्मिन को भी तेज भागना सिखा देता है और जैस्मिन उसे थैंक यू बोलती है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है। जिस दिन आर्थर का बर्थडे होता है उस दिन जैस्मिन उसे एक डैगर देती है जो कि उसका खुद का वेपन होता है। ये देखकर सारे लोग खुश हो रहे होते हैं और ये सभी यही सोच रहे होते हैं कि जैस्मिन काफी इंट्रोवर्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो आर्थर के साथ काफी घुल मिल गई है। अब ये सारे दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक इन पर काफी सारे तीरों से अटैक होता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उन्हें चारों तरफ से लुटेरे
लुटेरों ने घेर लिया है। यहाँ पर ये लुटेरे एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा होते हैं। अब ये सारे लुटेरे उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और ट्विन हॉर्न्स के सारे मेंबर्स उनका डट कर सामना कर रहे होते हैं। आर्थर भी ये सारा कुछ नोटिस कर रहा होता है कि ट्विन हॉर्न्स के मेंबर्स ताकत के मामले में उनसे काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो ये बात सोचकर काफी डर रहा होता है कि ये लुटेरे काफी ज्यादा हैं। तभी अचानक रेनॉल्ड के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और वो काफी घायल हो जाता है। ये देखकर आर्थर और एलिस कार्ट से बाहर आ जाते हैं और दोनों काफी परेशान होते हैं और ये अटैक करने वाला इन लुटेरों का सरदार होता है। रेनॉल्ड एलिस से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन आर्थर यहाँ से जाने से मना कर देता है। मेरे पास भी स्ट्रेंथ है और मैं भी आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारे पास जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल अपनी माँ को बचाने के लिए करो। और जैसे उसके डैड ये बताते हैं कि उसकी माँ के पेट में एक छोटा सा बेबी है, तो ये सुनकर आर्थर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। रेनॉल्ड अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस चीफ के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। चाहे इससे अब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी रेनॉल्ड अपना 100% दे रहा होता है ताकि वो इन सभी को हरा सके। पूरा का पूरा अटैक आर्थर के ऊपर लग जाता है और उसकी ये बॉडी इस अटैक को झेलने के लिए काफी छोटी होती है, तो वो ऊपर क्लिफ्स से नीचे गिर जाता है। अगर मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी चैन से मरने नहीं दूंगा। और ये बोलने के बाद वो अपनी जेब से वही डैगर निकालता है जो जैस्मिन ने उसे दिया था। जैसे ही वो इस डैगर को ऊपर फेंक कर मारता है तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी बंधी हुई होती है जो जाकर उस चट्टान के किनारे में फंस जाती है और वो भी नीचे गिर जाता है। आर्थर को नीचे गिरता हुआ देख एंजेला और डोडन अपने मैजिक को कास्ट करते हैं, लेकिन उनका मैजिक आर्थर को छू भी नहीं पाता और यह देखकर एलिस जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। आर्थर को भी ऐसा लगता है कि यह उसकी लाइफ का एंड है और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर उसे पहली बार ये बात रियलाइज होती है कि किसी अपने को खोने का दुख कैसा होता है, और जब वो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता है तो वो यही सोचता है काश मैं एक बड़ा भाई बन पाता, और इसके साथ ही वो नीचे गिर जाता है।